ये बाहर ले जाओ। चलिए, आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉस्मोलॉजिकल थ्योरीज। कॉस्मोलॉजिकल थ्योरीज हो सकता है आपको ये थोड़ा डिफिकल्ट लगे, लेट मी नो, मैं 2-3 बार रिपीट करूंगा, पर फोकस ऑन द क्लास, इंशाल्लाह समझ आ जाएगा पहली बार में। कॉस्मोलॉजिकल थ्योरीज मतलब क्या है, पहले कॉन्सेप्ट को समझिए। क्वेश्चन अभी तक कम से कम 2 से 3 आए इस टॉपिक से, और ये क्योंकि नया फील्ड है, नई नई चीज़ें इसमें ऐड होती रहती है, तो हो सकता है प्रोबेबल अगले साल, उसके अगले साल कभी भी क्वेश्चन आ सकता है। यूपीएससी भी पूछता है, जेकेपीएससी भी पूछता है। कॉस्मोलॉजिकल थ्योरीज का मतलब क्या है? कल ही हमने कॉस्मोलॉजी के बारे में देखा कि कॉस्मोलॉजी यूनिवर्स को एज अ होल कंसिडर करता है, और यूनिवर्स की जो फंडामेंटल क्वेश्चंस है कि ये आई कहाँ से, ये जाएगी कहाँ, उसको डील करता है। तो जब हम कॉस्मोलॉजिकल थ्योरीज की बात करते हैं, बेसिकली दीज आर द थ्योरीज अबाउट origin of the universe, origin and future of the universe, origin and future of the universe, origin and future of the universe. So that is the topic of today, cosmological theories. पहली थ्योरी है हमारी, that is the steady state theory. The steady state theory. The steady state theory. इसमें आप पहली लाइन लिखेंगे, proposed by Fred Hoyle, HOYLE, Hermann Bondi, HERMANNBONDI, and Thomas Gold. Steady state theory. The name only suggests. अच्छा, ये steady state theory is a theory given in 1948. 1948. तो क्या बोला इससे? बेसिकली व्हेन यू टॉक अबाउट द यूनिवर्स, आपको जब ये कायनात नज़र आती है, आपको ये लगने लगता है कि शायद, इनफैक्ट ये हमारा पहला ओपिनियन यही था कि इतनी बड़ी ह्यूमंगस सी चीज़, ये अर्थ यहाँ पर, विच इज़ जस्ट अ ग्रेन इन द एंटायर डेजर्ट ऑफ द यूनिवर्स, जब आप पूरी यूनिवर्स, इस कायनात के डायमेंशंस देखते हैं, ये इतना ह्यूमंगस है कि इसका ओरिजिन हमारे ह्यूमन कॉम्प्रहेंशन से बाहर है, कि हम समझे कि भाई ये कहीं से शुरू हुआ है, वो हम समझ नहीं पा रहे। बेसिकली ये ह्यूमन कॉम्प्रहेंशन से ही बाहर है, इनफैक्ट आज भी नहीं समझे हैं कि ये कहाँ से निकला है सब। लेकिन शुरुआत में जब हमने कायनात को देखा तो हमें लगा कि ये इतनी बड़ी सी चीज़ बनी नहीं है, ये पहले से ऐसी ही थी, आज भी ऐसी ही है, कल भी ऐसी ही रहेगी। इट हैज़ ऑलवेज बीन इन अ स्टडी स्टेट। तो यूनिवर्स हैज़ ऑलवेज बीन देयर, इट हैज़ एन इटर्नल पास्ट, ये पहले से थी। इन्फिनिट पास्ट है इसका, और इसका इन्फिनिट फ्यूचर है, ना इसकी कोई शुरुआत हुई है, ना इसकी कोई डेथ होगी। तो ये हमेशा इसी स्थिर कंडीशन में रहेगी, पहले भी ऐसी ही थी, आज भी ऐसी ही है, कल भी ऐसी ही रहेगी। दिस वॉज अ कंडीशन, दिस वॉज अ थ्योरी इन 1948। बाद में हमें पता चला कि ये ऐसी नहीं है। आज हमें पता है कि यूनिवर्स स्टेडी स्टेट में नहीं है। दिस थ्योरी वॉज लेटर ऑन प्रूवन रॉन्ग, बिकॉज टुडे वी नो द यूनिवर्स हैड अ बिगिनिंग और इट विल हैव एन एंड। तो आज ये स्टडी स्टेट में नहीं है, इट स्टार्टेड फ्रॉम अ पॉइंट, जिसको बाद में हम देखेंगे कि वो इवेंट क्या था जहाँ से ये शुरू हुआ। लेकिन आज इट हैज़ बीन प्रूवन दैट यूनिवर्स इज नॉट इन अ स्टडी स्टेट। राइट डाउन। द यूनिवर्स इज इटर्नल, द यूनिवर्स इज इटर्नल, has no beginning or end, has no beginning or end, it remains in a steady state, it remains in a steady state. The theory was disproven, the theory was disproven by the discovery of CMBR,
by the discovery of CMBR. स्टार मारिए, उधर ही छोड़ो इसको. By the discovery of CMBR. CMBR क्या अभी देखना है. दूसरा थ्योरी, द बिग बैंग थ्योरी. Second theory is the Big Bang theory. बिग बैंग थ्योरी किसी एक बंदे ने दी नहीं है. बिग बैंग थ्योरी धीरे धीरे इवॉल्व हुई है 1920s से 1940s तक. 20s से 40s तक. देखिए अब थोड़ा बहुत समझते हैं, मैं लिखाऊंगा सारा. बिग बैंग बेसिकली बोलता है, इनिशियली एक साइंटिस्ट ने कहा था कि जो यूनिवर्स आपको सारी नज़र आ रही है, उस वक्त हमारे पास कोई एविडेंस नहीं था इस चीज़ का. जब पहली बार 1920s में इसके बारे में बात हुई थी कि जो कायनात आपको नज़र आ रही है, उसने कहा था बेसिकली ये सब कुछ, इसमें जो भी हमने कल भी देखा, बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड गैलेक्सीज एंड क्लस्टर्स, ये सब कुछ एक ही प्राइमोर्डियल एटम से निकला है. So everything was concentrated at a specific point, और वहीं से ये सब चीज़ों का इमर्जेंस हुआ है. So this was an idea which was given in 1920s. At that time we didn't have any evidence of that. बाद में there were some discoveries, like बाद में हमने क्या क्या डिस्कवर किया. We discovered CMBR, which is the cosmic microwave background radiation. ये वो रेडिएशन है that has proven that Big Bang theory is right, जिसने कहा कि एवरीथिंग इन द यूनिवर्स वाज क्रिएटेड फ्रॉम अ स्पेसिफिक पॉइंट. वी ऑल्सो फाउंड आउट अनदर डिस्कवरी नोन एज द रेड शिफ्ट फिनोमेना. जब हमने रेड शिफ्ट फिनोमेना पढ़ा और इसको देखा यूनिवर्स में होते हुए, दिस वाज अ लैंडमार्क एविडेंस दैट बिग बैंग हुआ है. एक सिंगल पॉइंट से पूरी कायनात बाहर आई है. एंड देन वी ऑल्सो हैड द इमर्जेंस ऑफ लाइट एलिमेंट्स. दीज आर थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट फाउंडेशनल एविडेंसेस ऑफ द बिग बैंग. ये क्वेश्चन यूपीएससी ने भी पूछा कि बिग बैंग थ्योरी या एक्सपैंडिंग यूनिवर्स थ्योरी को कौन प्रूव करता है. ऑप्शन में दो दिए थे, CMBR एंड रेडशिफ्ट फिनोमेना, पर बेसिकली तीन एविडेंसेस जब हमें मिले, CMBR मिला, रेडशिफ्ट फिनोमेना मिला, लाइट एलिमेंट्स मिले, ये तीनों की वजह से हमें प्रूव हुआ कि ये सिंगल पॉइंट से निकली है पूरी कायनात. एंड दैट वाज द आइडिया ऑफ द बिग बैंग. बिग बैंग बेसिकली क्या कहता है, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स जिसको आज आप देख रहे हैं, चाहे आप स्टार्स है, गैलेक्सीज है, सब कुछ, everything was concentrated at a specific point, जिस पॉइंट को उन्होंने नाम दिया सिंगुलैरिटी. सिंगुलैरिटी क्या है? सिंगुलैरिटी इज अ पॉइंट ऑफ इन्फिनिट डेंसिटी. इज अ पॉइंट ऑफ इन्फिनिट डेंसिटी. एक ऐसा सिंगल पॉइंट, एक छोटा सा पॉइंट, लेस देन एन एटम, जहां पर पूरी कायनात का मास कॉन्सेंट्रेटेड था एक जगह पर, एक स्पेसिफिक पॉइंट पर. यह स्पेसिफिक पॉइंट क्या है? इसको सिंगुलैरिटी कहते हैं. If you want me to define singularity, I cannot define singularity because singularity is a point जहां पर सारा फिजिक्स ब्रेक डाउन हो जाता है. हमारा सारा फिजिक्स, आइंस्टाइन डज नॉट वर्क एट सिंगुलैरिटी. कोई सिंगुलैरिटी का आप कोई भी फिजिक्स लगाओगे, वहां पर सब फेल हो जाते हैं. सिंगुलैरिटी एक ऐसा पॉइंट है जहां से सब कुछ निकला है. वो पॉइंट क्या है, उसमें कौन से लॉज चलते हैं, वी डोंट नो. फिजिक्स हमारा ब्रेक डाउन हो जाता है वहां पर. लेकिन हमें इतना पता है कि पूरी कायनात जिसका इन्फिनिट मास है, एवरीथिंग वाज कॉन्सेंट्रेटेड एट वन स्पेसिफिक पॉइंट एंड दैट पॉइंट इज नोन एज सिंगुलैरिटी. अब वहीं से ये फटकर बाहर निकला है, इसीलिए हम इसको द बिग बैंग बोलते हैं. एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन जो शुरुआत में हुआ था कायनात के वक्त जब बनी थी, वहीं से धीरे धीरे बिलियंस ऑफ ईयर्स लगे, आज जाकर कायनात आपको ऐसी नजर आती है. हमने टाइम भी निकाला, ये कब हुआ था, उसका एग्जैक्ट टाइम है 13.8 बिलियन ईयर्स अगो. 1300 करोड़ साल पहले बिग बैंग से ये पूरी कायनात बाहर आई. आज भी ये कायनात फैल रही है, एक्सपैंड हो रही है, और ये एक्सपेंशन तब से चल रहा है जब से ये पॉइंट बाहर निकला है. अब यहां पर बिग बैंग को थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा आपको. एक तो हमें CMBR, रेडशिफ्ट फिनोमेना, लाइट एलिमेंट्स, तीनों को डिटेल में पढ़ना है. फिर मैं आपको पॉइंट वाइज स्टेजेस बोलूंगा कि जब सिंगुलैरिटी था तब क्या था, फिर सेकंड स्टेज क्या आया, थर्ड स्टेज क्या आया, फोर्थ स्टेज क्या आया, करते 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 आज प्रेजेंट स्टेज क्या है. ये सारी स्टेजेस पढ़ेंगे तो बाकी सब समझ आएगा. इंट्रोडक्शन लिखिए. इट वॉज प्रपोज्ड बाय Georges, Georges Lemaitre,
Georges Lemaitre, Lemaitre, in 1927, who first suggested that universe began from a primeval atom. शुरुआत का primeval atom. It was not an atom in a sense कि जिसमें आप आज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वो वाला एटम नहीं है. Primeval atom, like एटम से पहले का कोई पॉइंट. Primeval atom. नंबर 2 पे सेकेंड लाइन. Edwin Hubble in 1929, Edwin Hubble, Hubble, Edwin Hubble in 1929 provided observational proof, ब्रैकेट में the redshift phenomenon, observational proof ब्रैकेट में the redshift phenomenon, स्टार मारिए इसको. नंबर 3, George Gamow, Gamov, in 1940s developed the theory further, predicting the existence of CMBR, which is a landmark evidence of the Big Bang. Subheading concept. The universe started from a singularity, ब्रैकेट में a point of infinite density, around 13.8 billion years ago. 13.8 billion years ago. Soon after the Big Bang, universe started expansion. And since then, the expansion continues. आज भी एक्सपैंड हो रही है. नेक्स्ट पॉइंट. A singularity is a point in space where the laws of physics break down. In space where the laws of physics break down. And density becomes infinite. Where the entire mass of the universe
is concentrated at an extremely small point. Concentrated at an extremely small point. Extremely small point. देखिए अब, you don't have to get confused. Singularity दो जगह पर हम पढ़ते हैं. ये मैं नहीं लिखाऊंगा तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट है. एक है सिंगुलैरिटी जिसको आप कहते हैं कॉस्मोलॉजिकल सिंगुलैरिटी. कॉस्मोलॉजिकल सिंगुलैरिटी, पीछे से अगर नजर नहीं आ रहा है तो मैं साथ में बोल भी रहा हूं. कॉस्मोलॉजिकल सिंगुलैरिटी. कॉस्मोलॉजिकल सिंगुलैरिटी हो गया ये बिग बैंग वाली सिंगुलैरिटी जहां से पूरी कायनात निकली है. ये जो सिंगुलैरिटी है बिग बैंग वाली, इसको हम कहते हैं कॉस्मोलॉजिकल सिंगुलैरिटी, वो पॉइंट जहां से यूनिवर्स बाहर निकली है. सिंगुलैरिटी एक और जगह पर होती है जिसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी. ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी. ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी क्या है? आज भी जब हम यूनिवर्स को स्टडी करते हैं, आज ऑलरेडी यूनिवर्स बन चुकी है, आज भी आपको यूनिवर्स में सिंगुलैरिटीज मिलती है यूनिवर्स में. और ये कहां पे मिलते हैं आपको? ये सिंगुलैरिटीज आपको मिलते हैं इनसाइड अ ब्लैक होल. इनसाइड अ ब्लैक होल. इनसाइड अ ब्लैक होल. तो हर ब्लैक होल के बीच में बेसिकली एक सिंगुलैरिटी है जिसको ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी कहते हैं. तो सिंगुलैरिटीज आर ऑफ टू टाइप्स. एक क्या है? कॉस्मोलॉजिकल सिंगुलैरिटी, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था आपको, जहां से यूनिवर्स निकली है. दूसरा क्या है? ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी विच इज इनसाइड अ ब्लैक होल. हर ब्लैक होल के बीच में एक सिंगुलैरिटी होता है. तो ब्लैक होल जब पढ़ेंगे वहां पर मैं बताऊंगा. तो ये लेट्स सपोज एक ब्लैक होल है, एक ऐसा रीजन जहां से वापस कुछ भी नहीं निकलता, जो इतना खींचता है सारी चीजों को, वहां से बाहर कुछ नहीं निकल सकता. और इसमें जो इतनी कशिश है या इतनी ग्रेविटेशन है, इतनी अट्रैक्शन है, ये बेसिकली इसी सिंगुलैरिटी की वजह से है, विच इज द पॉइंट ऑफ इन्फिनिट डेंसिटी. पॉइंट ऑफ इन्फिनिट डेंसिटी. तो ये आपने दो जगह पर पढ़ना है. एक है कॉस्मोलॉजिकल सिंगुलैरिटी बिग बैंग वाली, दूसरा है ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी ब्लैक होल वाली. अब देखिए सब हेडिंग लिखिए, सपोर्टिंग एविडेंस ऑफ बिग बैंग. इस पे क्वेश्चन ऑलरेडी यूपीएससी ने पूछा है 2 बार. सपोर्टिंग एविडेंस ऑफ बिग बैंग. सपोर्टिंग एविडेंस ऑफ बिग बैंग. नंबर 1, रेडशिफ्ट फिनोमेना. रेडशिफ्ट फिनोमेना, इसकी वजह से बिग बैंग प्रूव हुआ. नंबर 2, CMBR. Number 3, abundance of light elements. Abundance of light elements. मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा. So be attentive. What are these? These are the evidence for Big Bang. UPSC सिर्फ आपको पूछेगा एविडेंस क्या है. They have never gone into this concept कि CMBR क्या है, कहां से निकला. लेकिन मैं समझाऊंगा आपको ताकि आपको याद रहे एक बार में ही. हम एक एक करके देखेंगे इनको. सबसे पहले रेडशिफ्ट फिनोमेना. रेडशिफ्ट फिनोमेना वाज प्राइमरीली, इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था एडविन हबल ने. बाद में हमने देखा कि भाई ये बिल्कुल सही फिनोमेना है. मैं आपको ये एनालॉजी से एक समझाऊंगा, एक एग्जाम्पल से. एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं साउंड की. साउंड की फॉर एग्जाम्पल देखिए जरा, साथ साथ बनाना है बिकॉज ये मैं डिक्टेट नहीं करूंगा. लेट्स सपोज यहां पर एक रास्ता है, एक रास्ता है और आप यहां पर खड़े हैं. रास्ता चल रहा है, आप बीच में खड़े हैं. यहां से एक एम्बुलेंस आ रही है. यहां से एक एम्बुलेंस आ रही है, तो इसके ऊपर एक सायरन है जो आवाज दे रहा है. हर तरफ से आपकी तरफ भी आवाज आ रही है. अब लेट्स अज्यूम कि आप यहां पर रुके हुए हैं, तो यू आर एन ऑब्जर्वर. आप यहां पे रुके हुए हैं और ये आपका सोर्स है. किसका सोर्स है? सोर्स ऑफ साउंड. यहां से साउंड आ रहा है, सायरन आ रहा है, एम्बुलेंस का सायरन आ रहा है. नाउ इमेजिन करिए ये यहां पर है और आप यहां पर है. लेट्स सपोज दोनों स्थिर है, दोनों स्टेबल है, मूव नहीं कर रहे हैं. तो आपको कुछ हल्की हल्की आवाज सुनाई दे रही है. जैसे ही ये आपका सोर्स आपके नजदीक आना शुरू करेगा, आवाज का पिच बढ़ेगा या कम होगा?
आवाज़ की पिच बढ़ेगी, साउंड ज़्यादा तेज़ सुनाई देगा आपको। तो क्या पता चला, जब आपका सोर्स नज़दीक आता है किसके, ऑब्जर्वर के, तो आपका साउंड बढ़ने लगता है। फिर जब आपका सोर्स ऑब्जर्वर से दूर जाने लगता है तो साउंड की जो पिच है वो क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है, एनर्जी कम हो जाती है धीरे धीरे। दिस इज नोन एज द डॉपलर इफेक्ट। इसको हम कहते हैं द डॉपलर इफेक्ट। एग्जैक्टली ऐसा ही चीज होता है यूनिवर्स में, सेम टू सेम। अभी क्लियर होगा आपको कि इसी से हमने बिग बैंग को प्रूव किया, ये सिंपल कॉन्सेप्ट से हमने बिग बैंग को प्रूव किया। Now डॉपलर इफेक्ट क्या है? When the source of sound comes closer to the observer, आपका जो साउंड का एनर्जी है वो बढ़ने लगता है और वो धीरे धीरे कम होता है जैसे सोर्स आपसे रिसीड होने लगता है। एग्जैक्टली अब मैं यही चीज आपको दिखाऊंगा बट विद रिस्पेक्ट टू यूनिवर्स। देखिए अब पे अटेंशन, आप ये डायग्राम साथ साथ बनाना। अज्यूम करिए यहां पर हम एक ऑब्जर्वर हैं, अर्थ पर बैठे हुए, और हम देख रहे हैं किसी डिस्टेंट स्टार को। ये एक डिस्टेंट स्टार है, बहुत दूर। अब स्टार से क्या आती है? स्टार से लाइट आती है। तो यहां से लाइट आ रही है, यहां से लाइट आ रही है। अब अगर आपने हल्का सा भी थोड़ा बहुत अगर याद होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्पेक्ट्रम हम बचपन में पढ़ते थे, भाई क्या है वो स्पेक्ट्रम? फॉर एग्जाम्पल, जब भी किसी सोर्स से एनर्जी बाहर निकलती है तो उसका एक स्पेक्ट्रम होता है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसमें क्या क्या है? इसमें आपकी सबसे लो एनर्जेटिक जो वेव्स हैं उनको हम कहते हैं रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स के बाद आती है माइक्रोवेव्स। बनाओ ये साथ साथ। माइक्रोवेव्स के बाद क्या आता है? इंफ्रारेड। उसके बाद विजिबल लाइट। उसके बाद अल्ट्रा वायलेट। उसके बाद एक्स रेज। उसके बाद गामा रेज। दिस इज योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो रेडियो वेव्स है, माइक्रोवेव्स है, इंफ्रारेड है, विजिबल लाइट है, अल्ट्रा वायलेट है, एक्सरे है, गामा रे। अब हमें इतना तो पता है कि सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक वेव्स कौन सी होती है? गामा रेज। तो एनर्जी सबसे ज़्यादा यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा? सिंपल, एनर्जी सबसे ज़्यादा इधर पे, और यहाँ से एनर्जी सबसे कम। रेडियो वेव्स लेस एनर्जेटिक होती है। उसके अलावा रेडियो वेव्स बेसिकली जो लेस एनर्जेटिक है वो क्यों है बेसिकली? अब देखिए, ये मैं लेट्स सपोज आपको वेव बना के दे रहा हूँ, ये हमारी रेडियो वेव है, लेट्स अज्यूम। तो इस वेव में एक आपका क्रेस्ट है और आपका ट्रफ है। तो हम क्या देख रहे हैं बेसिकली? ये जो वेव है आपकी, इस वेव में इस क्रेस्ट से लेकर इस क्रेस्ट तक जो लेंथ है ये काफ़ी ज़्यादा है। इसको हम कहते हैं वेवलेंथ। वेवलेंथ हमें बताता है कि आपकी जो वेव है वो कितनी लंबी है, इसकी लेंथ कितनी है। तो हम क्या देख रहे हैं? जितनी ज़्यादा लेंथ होगी, अब इमेजिन करिए, आप, मैं दो वेव्स आपके सामने बना रहा हूँ। एक आपकी ये नॉर्मल वेव है, दूसरी आपकी ऐसी वेव है जिसकी वेवलेंथ काफ़ी कम है। तो आप जब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक चेक करते हैं तो आपको पता चलता है भाई इसकी वेवलेंथ काफ़ी कम है। लेकिन जब मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक चेक कर रहा था तो मैं देखता हूँ इसकी वेवलेंथ काफ़ी ज़्यादा है। तो इन दोनों में से आपको शक्ल से ही ज़्यादा एनर्जेटिक वेव कौन सी नज़र आ रही है? पॉइंट नंबर 2। तो हमें समझ ये आ गया कि जिसकी एनर्जी ज़्यादा है, ध्यान से सुनिए, जिसकी एनर्जी ज़्यादा होती है उसकी वेवलेंथ कम होती है। तो एनर्जी इसकी कम है अगर, तो मतलब इसका है इसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, और जिसकी एनर्जी ज़्यादा है इसका मतलब इसकी वेवलेंथ कम है। वेवलेंथ कम है। सेकेंडली हम ये भी देखते हैं, लेट्स सपोज भाई 1 सेकेंड में, फॉर एग्जांपल 1 सेकेंड हो गया, और लेट्स सपोज ये कोई इलाका है, यहां से मैं देख रहा हूं
कि भाई कितनी वेव्स पास हुई 1 सेकंड में। तो मैंने क्या देखा, रेडियो वेव आ रही है, 1 सेकंड हो गया और एक भी वेव पूरी तरीके से पास नहीं हुई। लेकिन इसी बीच दूसरी वेव आई, 1 सेकंड हुआ, लेकिन उसी 1 सेकंड में ढेर सारी वेव्स पास हो गई उसी 1 सेकंड में। तो इसको हम बोलते हैं बेसिकली फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी यानी कितनी वेव्स पास हो रही है 1 सेकंड में किसी स्पेसिफिक पॉइंट से। यानी जितनी हाई एनर्जेटिक वेव होगी उतनी ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, जितनी लेस एनर्जेटिक वेव है उतनी कम उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो शॉर्ट में आपको समझना है वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का इनवर्स रिलेशनशिप है। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, वेवलेंथ अगर ज्यादा है इसका मतलब फ्रीक्वेंसी कम है, और यहां पर वेवलेंथ अगर कम है तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। इसीलिए हम क्या कहते हैं, गामा रेज आर हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स, रेडियो वेव्स आर लो फ्रीक्वेंसी वेव्स। इसमें नीचे और जाएंगे तो एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी वेव्स आते हैं, फिर वेरी लो फ्रीक्वेंसी, फिर लो फ्रीक्वेंसी, तो ऐसे करते हैं उसमें अलग अलग बैंड्स बनते हैं। तो दीज आर लो फ्रीक्वेंसी वेव्स, दीज आर हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स। अब रेडियो वेव से जैसे जैसे आप यहां की तरफ आएंगे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा कम होगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ती रहेगी, एनर्जी बढ़ेगी कम होगी, एनर्जी बढ़ती रहेगी, वेवलेंथ बढ़ेगी कम होगी, वेवलेंथ कम होती रहेगी। तो आपने इसको फाइनली अब ऐसे लिखना है, एनर्जी अगर ज्यादा है तो मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो वेवलेंथ कम है, एनर्जी अगर कम है तो फ्रीक्वेंसी कम है, वेवलेंथ ज्यादा है। दिस इज द रिलेशनशिप यू वांट टू एस्टैब्लिश, जस्ट दिस मच। इसके पीछे का और कुछ हमें चाहिए नहीं, वी डोंट नीड इट, जस्ट रिमेंबर दैट रिलेशनशिप। जिन बच्चों को इसका आइडिया नहीं है खास, तो रेडियो वेव से गामा की तरफ जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ता रहेगा, एनर्जी बढ़ती रहेगी। इसीलिए हम क्या कहते हैं, दीज आर आयनाइजिंग रेडिएशंस। अगर गामा रे का कंटिन्यूअस डोज आपको पड़ा, या इवन एक्सरे का भी कंटिन्यूअस डोज पड़ा, आपको कैंसर हो सकता है, बिकॉज दीज आर एक्सट्रीमली हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स। या आपके सेल्यूलर डीएनए को डैमेज करेंगे, इतनी हाई फ्रीक्वेंसी है कि आपके सेल के डीएनए को डैमेज कर देंगे, और इमीडिएटली योर सेल स्टार्ट डिवाइडिंग लाइक पागलों की तरह, और आपका ट्यूमर बनने लगता है, आपको कैंसर होता है। ऐसी रेडिएशन है। रेडियो वेव हम आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं, जैसे आपका जो लैपटॉप है, वाईफाई है, ये सारा किस पे चलता है, रेडियो वेव पे। वाईफाई चलेगा रेडियो वेव पे, आपका ब्लूटूथ आपका रेडियो वेव पे चलता है, कॉलिंग आपकी सारी रेडियो वेव पे होती है, लेकिन उतनी ज़्यादा आयनाइजिंग नहीं है, इससे तकलीफ नहीं पहुंचती, माइक्रोवेव से भी उतना तकलीफ नहीं पहुंचता। तो ये ऐसी रेडिएशन है जो लो फ्रीक्वेंसी है और ये खतरनाक है। इसीलिए हम क्या कहते हैं, जब कोई मदर प्रेग्नेंट होती है तो उसको हम कहते हैं भाई आपने बार बार एक्सरे नहीं कराना है, बिकॉज उससे बच्चे की हेल्थ पर फर्क पड़ सकता है। तो दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी डेंजरस। इसीलिए हम बाहर भी जब जाते हैं, हम अपने एस्ट्रोनॉट्स को बाहर भेजते हैं, बाहर जब भेजते हैं तो दे हैव टू हैव अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट दिस रेडिएशन, बिकॉज एस्ट्रोनॉट्स जब आप, हमें कौन प्रोटेक्शन देता है, अर्थ को प्रोटेक्शन देता है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, जो हर तरफ से हमें प्रोटेक्शन देता है कॉस्मिक रेज से, जो गामा रेज होती है। जैसे बाहर किसी से कोई बर्स्ट होता है जिसको हम कहते हैं GRBs, गामा रे बर्स्ट्स। गामा रे बर्स्ट्स 1 सेकंड में आता है, 1 सेकंड में इतनी कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी छोड़ता है जितना सन अपनी पूरी जिंदगी में नहीं दे सकता, इतनी हाई एनर्जी गामा होती है वो। लेकिन उससे हमें प्रोटेक्शन देता है हमारा खुद का मैग्नेटिक फील्ड, जो अर्थ के अराउंड पूरा मैग्नेटिक फील्ड है, प्रोटेक्टिव लेयर है, जिसने वो हिजाब तरीके का, जिसने हमें इनसे प्रोटेक्शन देना है। तो बड़ी खतरनाक रेडिएशन है और वो आपने लो फ्रीक्वेंसी है। अब मैं ये क्यों बता रहा हूं आपको, बिकॉज मुझे रेड शिफ्ट बताना है, प्राइमरली फोकसिंग ऑन विजिबल। नाउ सी, जब आप विजिबल लाइट की बात करते हैं, नाउ दिस इज द विजिबल लाइट। बाकी आपको आंखों से नजर नहीं आता, ये भी आपको आंखों से नजर नहीं आएगी। हमें जो नजर आता है, हमारे आंखों में जो बसीरत है, वो सिर्फ विजिबल लाइट की है। वी कैन ओनली सी दिस लाइट। अभी आपको ये लाइट नजर आ रही है, दिस इज इन द विजिबल स्पेक्ट्रम, ये इस वाले रेंज में है, विजिबल वाले रेंज में। तो हमारी आंखों का एक स्पेसिफिक रेंज ऊपर वाले ने रखा है, आपको सिर्फ विजिबल ही नजर आता है। यहां पर क्या हो रहा है और यहां पर क्या हो रहा है वो हमें नजर नहीं आता। ऐसे ही लाइकवाइज हमारे जैसे कान है, हम एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी में ही साउंड को सुन पाते हैं, ना उससे कम सुन सकते हैं, ना उससे ज़्यादा सुन सकते हैं। ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल एक हदीस है वेरिन प्रॉफिट सेड कि अगर तुम्हें वो सब सुनाई दे जो मैं सुनता हूं, तो तुम अपने मुर्दों को कभी दफन नहीं करोगे। तो पता नहीं क्या फ्रीक्वेंसी से कब्रों से चीखें निकलती होंगी, है ना, जो हमें सुनाई नहीं देती, उनको सुनाई देती थी। तो उन्होंने कहा अपने मुर्दों को कभी दफन नहीं करोगे, ऐसी आवाज़ें बाहर निकलती हैं। तो एक बार उन्होंने एक जगह से चल रहे थे, वहाँ कब्र थी, तो उनको कुछ सुनाई दिया होगा। तो अल्टीमेटली उन्होंने कुछ लिखा, और शायद कोई कपड़ा था कि कोई पत्ता था, उन्होंने उसको उस कब्र पे रखा।
कहा कि शायद आज रात इसको मत, थोड़ी तकलीफ में कमी होगी इससे। तो वो पूरा सिस्टम है, लाइक दिस इज। अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल हम सुबह जब फजर का टाइम होता है, अब देखिए फजर के कुछ टाइम से पहले कुत्ते पागलों की तरह भौंकने लगते हैं, तो उनका भी जो रेंज है आवाज़ें सुनने का वो हमसे थोड़ा डिफरेंट है। तो दे माइट बी सीइंग सम स्टफ और दे माइट बी लिसनिंग टू सम स्टफ जो इंसानों को सुनाई नहीं देता। तो बेसिकली मैं बस ह्यूमन लिमिटेशन आपको बता रहा हूँ कि हमें आंखों में भी कुछ नज़र आता है स्पेसिफिक स्पेक्ट्रम में, और कानों में सुनाई भी देता है कुछ स्पेसिफिक स्पेक्ट्रम में। दैट इज़ वाई एक और जगह पे कुरान में है कि व्हेन यू डाई एंड व्हेन यू बेसिकली आर रीबॉर्न अगेन, और जब क़यामत का वक्त आएगा तो कुरान बोलता है आज इसकी नज़र तेज़ है, आज इसको दिखाई दे रहा है। तो आपका जो सब कुछ वो खुलेगा तब आपको नज़र आएगा कि बेसिकली क्या चल रहा है। अभी कुछ नज़र नहीं आ रहा, अभी यू कैन डिनाई फरिश्ते, यू कैन डिनाई जिन, और यू कैन डिनाई एवरीथिंग, लेकिन तब आपका हिजाब खुलेगा तो आपको सब नज़र आएगा, फिर यू विल नॉट बी एबल टू डिनाई एनीथिंग। तो वो पूरा मैकेनिज्म है आंखों का, हिजाब जब खुल जाता है। हज़रत अली ने भी कहा था लाइक सारी दुनिया सो रही है, अभी आपको नज़र नहीं आ रहा, अभी सो रहे हैं आप, जब मरेंगे तब जाग जाएंगे, तब आपकी फ्रीक्वेंसीज खुलना शुरू होंगी एंड यू विल स्टार्ट सीइंग स्टफ। तो पूरा मैकेनिज्म ऐसा। अब विजिबल लाइट में जब आप ये विजिबल लाइट देख रहे हैं, बेसिकली इसमें भी 7 कलर्स होते हैं जो आपको पता है ना, विबग्योर, है ना। तो मैं विबग्योर लिखूंगा आप विजिबल के अंदर, विबग्योर VIBGYOR। उल्टा क्यों लिखा मैंने अभी पता चलेगा आपको भी उल्टा ही लिखना है, विबग्योर। तो जब हम विजिबल लाइट की बात करते हैं वी टॉक अबाउट विबग्योर। वी कौन सा कलर हो गया, वायलेट। आप क्यों नहीं लिख रहे हैं, पता है ये सब, दिमाग फिर जरूरत नहीं है आपको। वायलेट, आई क्या मतलब इंडिगो, बी का मतलब ब्लू, जी हो गया ग्रीन, वाई हो गया येलो, ओ हो गया ऑरेंज, आर हो गया रेड। अब देखिए आप ये विबग्योर है, कलर्स आपके। उल्टा क्यों लिखा मैंने, बिकॉज जो वी वाला या आई वाला या ब्लू वाले जो आपके कलर्स है इनकी थोड़ी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, वेवलेंथ इनकी कम होती है। और जब आप रेड वाली की देखते हैं तो रेड वाला थोड़ा वेवलेंथ इसकी ज़्यादा होती है, तो इसकी वेवलेंथ ज़्यादा, वहाँ से लिखा था ना हमने वेवलेंथ ज़्यादा है ना। ये वाला साइड कौन सा है जिसमें वेवलेंथ ज़्यादा है, और ये वाला साइड कौन सा है जिसमें वेवलेंथ कम है। तो रेड वाले की वेवलेंथ ज़्यादा है और ये ब्लू वाले वायलेट वाले की वेवलेंथ कम है। बस ये मुझे आपने प्रूव करना था, दैट इज़ वाई मुझे ये सारा बताना पड़ा आपको। इसी से रेड शिफ्ट समझ आएगा हमें। तो मैंने बताया कि विजिबल लाइट में आपको 7 अलग कलर्स मिलते हैं, जिसमें वायलेट इंडिगो ब्लू की बात करेंगे तो वेवलेंथ इसकी कम होती है, और जब रेड ऑरेंज की बात करेंगे वेवलेंथ इसकी ज़्यादा होती है। एंड दिस इज़ द रीज़न कि आपको कलर जो है स्काई का ब्लू कलर क्यों नज़र आता है, ब्लू कलर क्यों नज़र आता है, बिकॉज जब लाइट आती है तो लेस वेवलेंथ किसकी है, ब्लू कलर की, तो ब्लू कलर ज़्यादा स्कैटर होता है। अब देखिए इमेजिन करिए आप, यहाँ से वेव आ रही है, बीच में मैंने कोई ऑब्स्ट्रक्शन रखा है, यहाँ से वेव आ रही है रेड वाली जब आएगी तो उस ऑब्स्ट्रक्शन को पास कर लेगी तो स्कैटर नहीं होगी। लेकिन अगर ब्लू वाली लाइट आएगी, ये वेवलेंथ इसकी कम है तो ये से टकरा कर स्कैटर हो जाती है। तो हमारे हवा में जो स्कैटरिंग होता है ब्लू लाइट का, उसी वजह से हमें स्काई ब्लू कलर की नज़र आती है। और शाम को जब सनसेट होता है तो वो रेडिश नज़र आता है, ऑरेंजिश नज़र आता है। क्यों, बिकॉज ऑफ हाई वेवलेंथ रेड लाइट आपका हम तक पहुंच जाती है, बाकी स्कैटर हो जाती है। तो रेड लाइट क्योंकि हम तक पहुंची तो हमें जो सन है वो रेड कलर का नज़र आता है। तो ये बेसिकली स्कैटरिंग की वजह से। अच्छा, सन का कलर क्या है, बेसिकली वाइट, सन इज वाइट कलर्ड, हमें वो येलो या रेड स्कैटरिंग की वजह से नज़र आता है। नाउ सी, क्लियर हो गया आपको विबग्योर में हाई वेवलेंथ और लो वेवलेंथ कौन सी है। नाउ वी कैन इजीली अंडरस्टैंड द बिग बैंग, पे अटेंशन। तो ये मैं थोड़ा बेसिक्स दे रहा था। देखिए अब कॉन्सेप्ट समझिए, हम यहां पर एज एन ऑब्जर्वर है अर्थ पर, तो अर्थ पर एक ऑब्जर्वर है जो किसी डिस्टेंट स्टार को देख रहा है। अब ये गैलेक्सी हो सकती है, कोई स्टार हो सकता है, यहां से लाइट आ रही है, लेट्स अज्यूम ये व्हाइट लाइट है, आपको व्हाइट लाइट नजर आ रही है। नाउ इमेजिन करिए आप, अगर ये आपका जो स्टार है आपके नजदीक आएगा, यानी सोर्स ऑब्जर्वर के नजदीक आ रहा है, ये सोर्स ऑफ लाइट है, वहां पर क्या देख रहे थे हम, सोर्स ऑफ साउंड, यहां पर क्या देख रहे हैं, सोर्स ऑफ लाइट। ये क्या आपका ऑब्जर्वर। मैंने आपको क्या बोला उससे डॉपलर इफेक्ट में,
सोर्स ऑफ लाइट या सोर्स अगर आपके ऑब्जर्वर के नजदीक आएगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी कम होगी? फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। वेवलेंथ क्या हो जाएगी? वेवलेंथ कम हो जाएगी। तो जैसे आपका सोर्स नजदीक आने लगेगा तो वेवलेंथ कम होगी। अब बताइए अभी विबग्योर में किसकी वेवलेंथ कम है, रेड की या ब्लू की? हाँ, ब्लू की वेवलेंथ कम है और रेड की वेवलेंथ ज्यादा है। अभी बोला ना मैंने। अब जैसे ही आपका लाइट, सोर्स ऑफ लाइट आपके नजदीक आने लगेगा तो इसकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी? कम। तो आपको ये क्या कलर नजर आएगा? ब्लू कलर का नजर आएगा। तो आपको जो लाइट आ रही है आपको ये ब्लू शिफ्ट में नजर आएगी, आपको ब्लू कलर की लाइट नजर आएगी अगर आपका ये सोर्स ऑफ लाइट आपके नजदीक आ रहा है। दैट इज द डॉपलर इफेक्ट। सोर्स अगर नजदीक आ रहा है तो वेवलेंथ कम हो जाती है। लेकिन हमने क्या देखा? हमने उल्टा देखा। हमने देखा ये जो स्टार है, ये इस स्टार से हमें जो लाइट आ रही है वो रेड कलर की नजर आ रही है हमें। इसका क्या मतलब होगा फिर? कि सोर्स ऑफ लाइट हमसे दूर जा रहा है। सोर्स ऑफ लाइट हमसे दूर जा रहा है, और सोर्स ऑफ लाइट क्योंकि हमसे दूर जा रहा है, इट्स ड्रिफ्टिंग अपार्ट। दैट इज हाउ इसकी वेवलेंथ बढ़ने लगती है और ये हमें रेड कलर का नजर आता है। अब अगर आपका सोर्स आपके नजदीक आएगा तो ब्लू शिफ्ट बोलेंगे, अगर सोर्स आपसे दूर जा रहा है तो क्या बोलेंगे? रेड शिफ्ट। अब इससे कैसे हो गया बिग बैंग प्रूफ? पे अटेंशन नाउ। तो क्लियर हुआ जब एडविन हबल ने डिस्कवरीज करी, उसने जब अपने टेलीस्कोप्स लगाए आसमान में, तो वो क्या देख रहा है? वो हर तरफ से देख रहा है, वो हर तरफ से देख रहा है कि यहां से रेड लाइट आ रही है, 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 यहां से रेड लाइट, रेड लाइट, रेड लाइट, हर जगह से रेड लाइट आ रही है। तो उसका मतलब क्या है? सोर्स आपसे क्या जा रहा है? दूर जा रहा है। सोर्स दूर जा रहा है, सोर्स दूर जा रहा है, हर कोई सोर्स आपसे दूर जा रहा है। इफ यू गो बैक इन टाइम, अगर आज ही आपसे दूर जा रहा है, 1000 साल पहले जो सोर्स यहां पर था वो यहां पर होता, उसके पीछे 1000 साल जाओ वो सोर्स यहां पर होता, और पीछे जाओ वो यहां पर होता, ये वाला भी यहां पर होता, ये वाला भी नजदीक होता, नजदीक होता, नजदीक नजदीक नजदीक, पीछे और जाओ ये और नजदीक होते, और नजदीक होते, और जब आप बिग बैंग पे जाएंगे ये सारा का सारा कॉन्सेंट्रेटेड एक ही पॉइंट पे होता। समझ आ रहा है? दिस इज हाउ वी प्रूव्ड द बिग बैंग थ्योरी। फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट आपकी पूरी कायनात फैलकर बाहर निकली। तो ये रेड शिफ्ट फिनोमेना से पता चला हमें। लिखिए, the light having पूरी कायनात में स्पेस भी आती है ना जी मतलब बिग बैंग से पहले स्पेस नहीं थी। जी तो आपने यहाँ पे लिखा है कि सिंगुलैरिटी इज अ पॉइंट इन स्पेस। जी, स्पेस तो बना बाद में, बट दिस इज जस्ट, यू आर एब्सोल्युटली राइट कि बिग बैंग के बाद स्पेस बना। दिस इज नॉट दैट स्पेस जो बिग बैंग के बाद बना। हाउ डू यू डिफाइन सिंगुलैरिटी देन? ये वो स्पेस नहीं है जिसको आप 3 डायमेंशनल स्पेस कहते हैं, लेंथ ब्रेथ हाइट वाला। बिग बैंग इज अ पॉइंट, किस जगह पर? भाई किसी आउटसाइड डायमेंशन में, विच इज नॉट द स्पेस लेंथ ब्रेथ हाइट वाला जो बिग बैंग के बाद बना। दिस इज अ हाइपर डायमेंशन जो बिग बैंग से पहले का स्पेस था। बिकॉज टू क्रिएट समथिंग कोई हाइपर डायमेंशन होना चाहिए जिसमें कुछ बनेगा। इट्स नॉट लाइक कि फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि भाई यहां से स्पेस बनना शुरू हुआ, दैट्स फाइन, पर ये सिंगुलैरिटी था कहां? किसी हाइपर डायमेंशनल स्पेस में। तो दिस इज नॉट द स्पेस ऑफ द यूनिवर्स, दिस इज द स्पेस विच इज बियॉन्ड द यूनिवर्स, यूनिवर्स से पहले का स्पेस। बिग बैंग बिगिनिंग नहीं थी, तो उससे पहले कुछ था। जी, बिगिनिंग नहीं है। बिग बैंग इस यूनिवर्स की बिगिनिंग है। उससे पहले क्या है? वी डोंट हैव एनी एविडेंस फॉर दैट, पर वी आर श्योर कि कोई हाइपर डायमेंशनल स्पेस होगा, कोई ऐसा स्पेस जो हमारी यूनिवर्स से बाहर का स्पेस है। बिकॉज अभी मैं क्रिएट कर रहा हूं कुछ, मैं क्रिएट करूंगा, किस में क्रिएट करूंगा? देयर हैज टू बी समथिंग। तो उसको हम कहते हैं हाइपर डायमेंशनल स्पेस। वो ऐसा स्पेस है जो हमारी यूनिवर्स का बाहर का स्पेस है। उस स्पेस में आपका सिंगुलैरिटी था। लेकिन सर टाइम उससे पहले था। टाइम भी नहीं था, टाइम बिग बैंग से शुरू हुआ है। मतलब सब चीजें टाइम में होती है, तो फिर बिग बैंग कैसे? देखो ये देयर आर ट्रिलियंस ऑफ थ्योरीज लाइक दैट कि भाई बिग बैंग शुरू कैसे हुआ, बिकॉज देयर वाज नो टाइम टू स्टार्ट द बिग बैंग। जैसे एक क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बेसिकली, जिनको समझ नहीं है मैं बता दूं। जैसे हम कहते हैं कि भाई 13.8 बिलियन ईयर्स अगो टाइम ये बेसिकली बिग बैंग हुआ। बिग बैंग का मॉडल आपको बताता है कि इस पॉइंट पर देयर वाज नो स्पेस। एट दैट टाइम कोई स्पेस नहीं था, एट दैट टाइम कोई टाइम नहीं था, और एट दैट टाइम देयर वाज नो मैटर। कोई मैटर नहीं था, कोई स्पेस नहीं था, ना कोई टाइम था। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब जो आज आपने स्पेस अक्वायर की है, अभी आप जहां पर बैठे हैं आपने कोई 3 डायमेंशनल स्पेस अक्वायर की है।
आप लेंथ में बैठे हैं, ब्रेड्थ में बैठे हैं, हाइट में बैठे हैं। ये स्पेस पहले था नहीं, ये स्पेस बना है बिग बैंग के टाइम। टाइम भी पहले नहीं था, जो आप आज आपका वक्त के गुजरने का एहसास होता है, ये वक्त पहले था नहीं। तो आपका वक्त भी यहाँ से शुरू हुआ और फिर मैटर भी यहाँ से शुरू हुआ, लाइक प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, ये बाद में आए सब चीज़ें। तो इससे पहले क्या था फिर? तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि सर जब टाइम ही नहीं था तो किसी चीज़ को शुरुआत करते हैं हम टाइम में। वो टाइम जब था ही नहीं तो शुरू कैसे होगी चीज़? बिकॉज शुरुआत का कॉन्सेप्ट टाइम का कॉन्सेप्ट है कि मैंने इस टाइम पे शुरू किया और इस टाइम पे खत्म किया। जब टाइम था ही नहीं तो शुरू कैसे होगा? कोई चीज़ शुरू हो ही नहीं सकती बिना टाइम के। इसका जवाब वही है जो मैंने आपको हाइपर डिमेंशनल स्पेस का कहा। इफ यू हैव नो स्पेस देन यू कैन नॉट क्रिएट अ बिग बैंग। तो बेसिकली द स्पेस वी आर टॉकिंग अबाउट इज द स्पेस ऑफ द यूनिवर्स। देयर हैज टू बी समथिंग बियॉन्ड द यूनिवर्स जिसको आप हाइपर डिमेंशनल स्पेस कहते हैं। तो साइंटिस्ट लाइक आपके रिचर्ड डॉकिन कहते हैं या फिर लॉरेंस क्रॉस है MIT के प्रोफेसर, दे आर ऑफ द ओपिनियन कि इसके पहले कुछ भी नहीं था। देयर वॉज नथिंग, देयर वॉज नो स्पेस। यहां से क्वांटम फ्लक्चुएशन से चीजें शुरू हुई है खुद ब खुद। लेकिन हमारा मानना यह है, बाकी साइंटिस्ट का मानना यह है कि देयर वॉज अ हाइपर डिमेंशनल स्पेस इससे पहले भी, या देयर वॉज अनदर टाइम, दिस इज द टाइम ऑफ आवर यूनिवर्स, बट देयर वॉज अनदर टाइम, द टाइम ऑफ द मल्टीवर्स, जहां पर अलग अलग चीजें शुरू होती है। सो यूनिवर्स वॉज नॉट अ सिंगुलर इवेंट कि एक बार हुआ। हमारी यूनिवर्स इज अ सिंगुलर इवेंट, पर देयर आर मल्टीपल यूनिवर्सेस इन द मल्टीवर्स ऑफ द कॉस्मोस। तो एक ही यूनिवर्स नहीं है, हमारे पास ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सेस है जो हाइपर डिमेंशनल टाइम में चलती है। तो आपका हमारी यूनिवर्स तो हमारी यूनिवर्स है, लेकिन देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीवर्स जहां से बाकी यूनिवर्सेस निकलती है, और वो वक्त है जहां से अलग अलग यूनिवर्सेस शुरुआत होती है। तो वो अलग वक्त है, ये अलग स्पेस है, वहां पर अलग मैकेनिज्म्स हैं। लेकिन हमें जितना पता है, हमें अपनी ही यूनिवर्स के बारे में पता है। वेदर वी कैन प्रूव दैट मल्टीवर्स एग्जिस्ट्स, वी कैन नॉट, बिकॉज हमें अपनी कायनात के बारे में हमारी सारी नॉलेज ब्रेक हो जाती है बिग बैंग के टाइम पर। इससे पहले हम जाएंगे तो एवरीथिंग इज अ कंजेक्चर, इट्स अ गेस वर्क। उसके पहले ऐसा होगा, वैसा होगा, मल्टीवर्स होगा, हाइपरडिमेंशनल स्पेस होगा, इसके बारे में कोई एविडेंस नहीं है हमारे पास। वी कैन ओनली प्रूव कि भाई जितना भी हमें पता है वो बिग बैंग के बाद के पता है। बिग बैंग से पहले क्या था वी कैन नॉट से। ठीक है, तो आई एक्सपेक्ट कि इस पे और काम होगा, बिकॉज आज मैं आपको पढ़ाऊंगा जैसे मैनी वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन है, या फिर आपका हीट डेथ कॉन्सेप्ट है, या डार्क एनर्जी कॉन्सेप्ट है। दीज आर सम कॉन्सेप्ट्स जिसको आज हम यूनिवर्स में समझा नहीं सकते कि भाई डार्क एनर्जी का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से। सो वी रिक्वायर सम न्यू एक्सप्लेनेशन। बिग बैंग अभी के लिए ठीक काम कर रहा है, बट वी रिक्वायर अ न्यू एक्सप्लेनेशन टू एक्सप्लेन द कॉस्मोस, द यूनिवर्स, ताकि हम इसके पहले का मैकेनिज्म समझा सके। और भी कुछ लोगों ने इस पर काम किया है, जैसे अगर मैं आपको बताऊं, देयर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द क्रिएशनिस्ट थ्योरी, जो क्या कहता है, पे अटेंशन। ये लॉजिकल है, दिस नॉट साइंटिफिक, इसको हम बेसिकली डिडक्शन से निकालते हैं। दीज आर सम लॉजिकल प्रूफ्स कि बिग बैंग से पहले भी कुछ था। जैसे इन्होंने कहा सर कुछ भी नहीं था, पर आई कैन गिव यू लॉजिकल प्रूफ्स। लॉजिकल है, साइंटिफिक नहीं है, बिकॉज वी डोंट हैव एनी एविडेंस, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशनल एविडेंस नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द बिग बैंग, पे अटेंशन। बिग बैंग के बाद यूनिवर्स वॉज क्रिएटेड, एंड यूनिवर्स बेसिकली इज एन इफेक्ट किसी चीज़ का, और किसी चीज़ के पीछे जब भी कोई चीज़ शुरू होती है उसके पीछे कोई ना कोई कॉज होता है। सो whenever you have a cause, बेसिक कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, किसी कॉज की वजह से कोई इफेक्ट जनरेट होता है। यूनिवर्स इज एन इफेक्ट विच वॉज बेसिकली देयर बिकॉज ऑफ अ कॉज। और वो कॉज का नेचर क्या है वो उस पर आएंगे हम अभी। कॉज की वजह से कोई इफेक्ट क्रिएट होता है। अब देखिए, व्हेन वी टॉक अबाउट द इफेक्ट का नेचर क्या है, बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट द नेचर ऑफ द यूनिवर्स। यूनिवर्स का जो नेचर है दैट इज बेसिकली, यूनिवर्स में मैटर है, यूनिवर्स का नेचर है, यूनिवर्स में स्पेस है, यूनिवर्स का नेचर है, यूनिवर्स में वक्त चलता है। मैटर मतलब प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह है, जो बैरियोनिक मैटर है आपका स्पेस है जिसमें आपका 3 डिमेंशनल स्पेस है, और फिर टाइम आपका एक और डिमेंशन है। ये सारी चीज़ें इस पॉइंट के बाद आई है। तो इसका कॉज कैसा होगा? तो साइंटिस्ट कहते हैं कि इसका कॉज हैज़ टू बी इममटीरियल। इसका कॉज हैज़ टू बी इममटीरियल मतलब क्या? इसका मैटर तो बाद में शुरू हुआ, प्रोटॉन तो बाद में बना, ग्लूऑन तो बाद में बने, इलेक्ट्रॉन तो बाद में बना, तो इसका कॉज इममटीरियल होगा। वो न प्रोटॉन से बना होगा, न न्यूट्रॉन से बना होगा, न किसी ऐसे मटीरियल, ऐसे पार्टिकल से बना होगा जो आज हमारी कायनात में है। बिकॉज ये चीज़ें बाद में बनी है, पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, तो वो इममटीरियल कॉज होगा उसका।
सेकंड, आपने कहा कि भाई यहां पर जो है कायनात, बिग बैंग के बाद यहां पर स्पेस वजूद में आया जिसमें सारी कायनात आई है, जो कल भी मैंने डिफाइन किया। तो इसका कॉज कैसा होगा? कॉज हैज टू बी स्पेसलेस। स्पेसलेस का मतलब देयर इज नो स्पेस। तो आपका स्पेस अगर शुरू हुआ, स्पेस तो शुरू हुआ है, तो पहले क्या था? स्पेसलेस फिनोमेना था, कोई स्पेस ही नहीं था। थर्ड, टाइम की शुरुआत हुई बिग बैंग सिंगुलैरिटी के टाइम, टाइम इज इक्वल टू 0। पहला सेकंड, दूसरा सेकंड, तीसरा सेकंड, चौथा सेकंड, ये सारा टाइम बाद में आया है। इससे पहले क्या सिस्टम था? टाइमलेस। तो आपका ऐसा फिनोमेना विच इज टाइमलेस। तो हमारे कायनात में जब आप यूनिवर्स की बात करते हैं तो मैटर स्पेस टाइम का शुरुआत होता है। इससे पहले की बात करेंगे तो द कॉज हैज टू बी इमटेरियल। वो ऐसा चीज है जिसको आप नॉर्मल मैटर से समझा नहीं सकते। आपके पास ना प्रोटॉन है, ना इलेक्ट्रॉन है, ना न्यूट्रॉन है। ऐसा मैटर है जो इन सब चीजों से बना ही नहीं है, इमटेरियल है बेसिकली। स्पेसलेस, कोई जगह ही नहीं है। आपकी जगह तो बाद में आई, पहले कोई जगह ही नहीं थी, कोई स्पेस ही नहीं थी। टाइम भी नहीं था पहले, कोई वक्त ही नहीं था, वक्त बाद में आया। तो दिस इज बेसिकली a classic definition of God. The classic definition of God. God ऐसा है which is immaterial. God ऐसा है which is spaceless. किसी जगह में वो समा नहीं सकता, वो किसी स्पेसिफिक जगह में समा नहीं सकता। अगर किसी जगह में अल्लाह ताला समा गए, इसका मतलब वो जगह अल्लाह से बड़ी है। भाई मैं इस प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूं, तब मैं तब खड़ा हूं क्योंकि प्लेटफॉर्म मुझसे बड़ा है। अल्लाह किसी जगह में समा नहीं सकता, देयर इज नो स्पेस। फिर वक्त, उस पर वक्त गुजरता नहीं है, वो कदीम है। बोलते ना अल्लाह कदीम है, इटर्नल, कोई वक्त ही नहीं। इटर्निटी का कॉन्सेप्ट बेसिकली टाइमलेसनेस का कॉन्सेप्ट है, कोई वक्त ही नहीं। तो दिस अकॉर्डिंग टू मी दिस इज अ क्लासिक डेफिनेशन ऑफ गॉड। सूरह इखलास की डेफिनेशन है, इंटरप्रिटेशन है। देयर इज वन मोर थिंग जो बेसिकली फिलॉसफी कहती है, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ ओकम्स रेजर, जो कहते हैं कि दिस कॉज हैज टू बी वन। दिस कॉज हैज टू बी वन। अब इसके पीछे भी देयर इज अ ब्यूटिफुल लाइक कॉन्सेप्ट कि कॉज एक क्यों है। फॉर एग्जाम्पल, इसमें एक फिलोसोफर्स एनालॉजी देते हैं, एल्विन प्लेंटिंगा है एक, उन्होंने एक ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट दिया है फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। ही सेज दैट द कॉज हैज टू बी वन। क्यों भाई? लेट्स अज्यूम कि एक समंदर है या फिर एक छोटा सा स्विमिंग पूल है। उस स्विमिंग पूल में मैंने दो पत्थर डाले, एक यहां से डाला, एक यहां से डाला, तो कितनी वेव जनरेट हो जाएंगी? दो। वो दो वेव जनरेट होंगी तो बेसिकली आपस में इंटरफेरेंस करेंगी, तो पानी में थोड़ा केओस डेवलप हो जाएगा। अब मैं दो पत्थर की जगह एक ही पत्थर पानी में डालूंगा स्थिर तरीके से, तो मैंने बीच में पत्थर डाला, तो आप देखेंगे चारों तरफ से वेव्स जनरेट होंगी बिल्कुल स्थिर तरीके से, है ना। कायनात में बाद में हमें पढ़ना भी है ये, अगर कॉजेज मल्टीपल होते, मान के चलिए आप यहां से कॉज होता, यहां से कॉज होता, यहां से कॉज होता, यहां से कॉज होता, मल्टीपल खुदा अगर होते, मल्टीपल कॉज अगर होते, तो यूनिवर्स में आपको यूनिफॉर्मिटी नहीं दिखती। हमारी यूनिवर्स इज होमोजेनस। होमोजेनस का मतलब है यहां से देखो, वहां से देखो, वहां से देखो, वहां से देखो, बराबर दिखती है, 100% सेम, होमोजेनस है। कहीं पर कोई कर्वेचर भी नहीं है, देयर इज नो कर्व। इसको कहते हैं फ्लैट यूनिवर्स थ्योरम। फ्लैट यूनिवर्स थ्योरम में चपटी है बिल्कुल ऐसे, कोई कर्व भी नहीं है बीच में। तो कायनात बिल्कुल बीच में से फैली है चारों तरफ से और बिल्कुल चपटी है। यह तब पॉसिबल है जब बीच में एक कॉज होगा, वहां से हर तरफ से चीजें निकली है। तो द कॉज हैज टू बी वन। अगर मल्टीपल कॉजेज होते तो इंटरफेरेंस हो जाता, यूनिवर्स में केओस दिखता, आपको यूनिफॉर्मिटी और होमोजेनिटी नहीं दिखती। तो यूनिवर्स का कॉज हैज टू बी वन, cannot have multiple causes because we have an evidence that universe is uniform, it is homogeneous. इसके पीछे अगर मल्टीपल कॉजेज होते तो यूनिवर्स में होमोजेनिटी नहीं दिखती। यहां पर ही एक कुरान की वर्स है wherein अल्लाह सेज, मेरे अलावा भी कोई खुदा होता तो वो अपनी अपनी मखलूक को लेकर अलग हो जाता। तो मतलब अलग अलग हो जाएगा तो केओस डेवलप होगा, आपको स्थिरता नहीं दिखती, आपको होमोजेनिटी नहीं दिखती। इसके बाद देयर इज वन मोर फीचर, साइंटिस्ट कहते हैं दिस कॉज हैज टू बी अनकॉज्ड। इसके पीछे और कोई कॉज ही नहीं है। आप बोलेंगे सर ऐसा कैसे पॉसिबल है? हो सकता है अगर यूनिवर्स का पीछे कोई कॉज है, उसके पीछे भी कोई कॉज होगा, उसके पीछे भी कोई कॉज होगा। दैट इज अ क्लासिक क्वेश्चन जो हर कोई पूछता है, इफ गॉड क्रिएटेड द यूनिवर्स देन हु क्रिएटेड गॉड? ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, उसका सिंपल आंसर है दैट दिस कॉज इज अनकॉज्ड। इसके पीछे कोई कॉज नहीं है। क्यों कॉज नहीं है, मैं आपको एक एनालॉजी से समझाऊंगा। पे अटेंशन। सी, शायद आपको यह समझ ना आए, मैं रिपीट भी करूंगा।
देखिए, मैं, आपका नाम क्या है? तोयबा। देखिए आप, मैंने तोयबा की कॉपी देखी है, बड़ा अच्छा नोट बनाती है, तो मैं चाहता हूं कि तोयबा मुझे अपनी नोटबुक दे। तो मैंने तोयबा से उसकी नोटबुक मांगी, क्या आप मुझे अपनी नोटबुक दे सकते हैं? तो तोयबा ने कहा ठीक है सर, मैं नोटबुक तो दे दूंगी, बट आई हैव टू आस्क माई मदर, इफ़ शी अलाउज तो मैं दे दूंगी। मैं कहा ठीक है, यू आस्क योर मदर। तो यहाँ पर तोयबा की मदर है, तो तोयबा की मदर ने अगर इजाज़त दे दी तो क्या मुझे नोटबुक मिलेगी? यस। तो तोयबा की मदर का इजाज़त देना क्या बन गया? कॉज। और मुझे नोटबुक मिलना क्या बन गया? इफेक्ट, है ना? तो क्या इफेक्ट होगा अगर कॉज पूरा होगा? यस। अगर मदर ने इजाज़त दे दी, क्या मुझे नोटबुक मिलेगी? यस। अगर कॉज पूरा हो गया तो इफेक्ट पूरा होगा? यस। ठीक है, जब हमने माँ को फ़ोन किया, मम्मा सर कॉपी मांग रहे, शुड आई गिव द बुक और नॉट? तो माँ ने कहा अभी रुको, मैं अपनी माँ से पूछती हूँ, ग्रैंड मदर से। तो कॉज के पीछे क्या गया? एक और कॉज। चलो, अगर ये वाला कॉज पूरा होगा तो मतलब फिर हम इसको इजाज़त देंगे, ये इसको इजाज़त देगी तो इफेक्ट पूरा हो जाएगा। चलो, हमने माना अब दो कॉज है। जब ग्रैंड मदर को फ़ोन किया, उन्होंने कहा अभी रुको, मुझे अपनी माँ से पूछना है। तो उसने अपनी माँ से पूछा, एक और कॉज पीछे से आ गया। अब ग्रेट ग्रैंड मदर है आपको? नहीं। अब चलो कब्र में ही पूछ लेंगे। तो चले गए उनके पास, उनसे पूछा कि चलो दे। उसने चलो कैसे भी खाबू वाबू के जरिए बोला किसी के दे दो, तो इसने इसको दिया, इसने इसको दिया, तो इफेक्ट पूरा हुआ। लेकिन ग्रेट ग्रैंड मदर ने कहा नहीं, अभी रुको, मुझे अपनी माँ से पूछना है, अपनी माँ से पूछना है, अपनी माँ से पूछना है, अपनी माँ से पूछना है। इमेजिन करो कि ये कंटिन्यूसली अपनी माँओं से पूछ रहे हैं, इन्फिनिटली। क्या इफेक्ट कभी होगा? कभी नहीं होगा, है कि नहीं? अब देखिए, लेट्स अज्यूम कि तोयबा ने मुझे नोटबुक दे दी, क्या इफेक्ट पूरा हुआ? इफेक्ट हो गया। इसका मतलब कोई ऐसी मां थी जिसके पीछे कोई मां नहीं थी, जिसने पीछे किसी से नहीं पूछा, है कि नहीं? जब नोटबुक पीछे से मुझे मिल गई, इसका मतलब इफेक्ट पूरा हो गया। जब इफेक्ट पूरा हो गया, इसका मतलब कोई ऐसा कॉज था जिसके पीछे कोई कॉज नहीं था, जिसने पीछे से किसी पूछा नहीं, उसने खुद इजाजत दी। समझ आ रहा है? इन द सेम वे यूनिवर्स इज एन इफेक्ट, और यूनिवर्स के पीछे कोई कॉज है। अगर कॉज के पीछे कॉज, कॉज के पीछे कॉज, कॉज के पीछे कॉज कंटिन्यूसली होता तो कभी कायनात बनती ही नहीं। अब देखिए, कायनात ऑलरेडी बन चुकी है, इसका मतलब कोई ऐसा कॉज है जिसके पीछे कोई कॉज नहीं है, एंड दैट अनकॉज्ड कॉज इज योर गॉड। दैट इज अ क्लासिक डेफिनेशन कि मेरे से लाइक लम यलिद वलम यूलद, मेरा कोई बच्चा नहीं है, न मैं किसी का बच्चा हूं, तो मेरे पीछे कोई कॉज नहीं है। दिस इज ये असल मॉडर्न इंटरप्रिटेशन है सूरह इखलास की। समझ आ रहा है? तो आई होप दिस इज ऑल। सी, डिड आई यूज एनी साइंटिफिक एविडेंस? नो, दिस इज लॉजिक। ये लॉजिक है पूरा, इसको हम डिडक्शन कहते हैं। एवरीथिंग आई हैव टोल्ड यू इज बेसिकली देयर इन द कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट, जो प्रोफेसर कलाम ने दिया था। ये उन्होंने डिटेल में समझाया कि सूरह इखलास को कैसे मॉडर्न तरीके से इंटरप्रेट करना चाहिए आपको। लेकिन इसमें कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, हम बस ये लॉजिक से समझते हैं, क्योंकि यूनिवर्स से पहले क्या था उसके बारे में वी हैव नो डायरेक्ट एविडेंस। एवरीथिंग इज लॉजिक। यूनिवर्स के पहले की बात, बिग बैंग के बाद हमारे पास लॉजिक है, हमारे पास एविडेंस है, हमारे पास ऑब्जर्वेशन है। बिग बैंग से पहले इट इज लॉजिक। तो वो बेसिकली एक कंजेक्चर्स में आता है। कहां पहुंचे थे हम? लाइट दिखाना, क्या लाइट? द लाइट हैविंग unique spectral features. The light having unique spectral features coming from distant stars and galaxies, coming from distant stars and galaxies, when examined under Vibgyor, tilted towards the spectrum's red end. Tilted towards the spectrum's red end.
which has the largest wavelength. Red end, spectrum's red end, which has the largest wavelength, thereby pointing towards the movement of galaxies away from us. Pointing towards the movement of galaxies away from us. This redshift is caused by, redshift क्यों हो रहा है जरा बताओ? ये दूर जा रहे हैं ना, एक्सपेंशन की वजह से, है ना, ये दूर दूर जा रहे हैं, हर तरफ से दूर जा रहे हैं. Is caused by expansion of the universe. Expansion of the universe since the Big Bang. Since the Big Bang. Since the Big Bang. Next लिखिए CMBR. Number 2, CMBR, cosmic microwave background radiation. Cosmic microwave background radiation. CMBR. देखिए अब तो वी हैड दी साइंटिस्ट्स जिन्होंने CMBR डिस्कवर किया. CMBR क्या है बेसिकली? वी कॉल इट द थर्मल रेडिएशन. थर्मल रेडिएशन, इसको हम कहते हैं यूनिवर्सस, इसके अलग अलग नाम है. यूनिवर्सस फर्स्ट लाइट, ये यूनिवर्स की पहली लाइट है, या ओल्डेस्ट लाइट बोल सकते हो आप इसको. ओल्डेस्ट लाइट, ओल्डेस्ट लाइट. इसको हम फॉसिल रेडिएशन भी कहते हैं. फॉसिल रेडिएशन. इसको हम रेलिक रेडिएशन भी कहते हैं. रेलिक रेडिएशन. इसको हम एको ऑफ द बिग बैंग कहते हैं. एको ऑफ द बिग बैंग. एको ऑफ द बिग बैंग. या फिर हम इसको कहते हैं शॉकवेव ऑफ द बिग बैंग. शॉकवेव ऑफ द बिग बैंग. ये सब इसके अलग अलग नाम है. थोड़ा बहुत इसके बारे में समझते हैं हम. देखिए अब, वाई डू वी कॉल इट फॉसिल रेडिएशन? जैसे फॉसिल बेसिकली है, अब जब फॉसिल एविडेंस लेते हैं भाई पुरानी किसी स्पीशीज़ का, आपको फॉसिल मिल गया, अभी मुझे फॉसिल मिल गया, तो फॉसिल को स्टडी करके मुझे उस स्पीशीज़ के बारे में पता चलता है. इन द सेम वे व्हेन यू स्टडी दिस रेडिएशन, इट एक्ट्स एज अ फॉसिल एविडेंस. फॉसिल एविडेंस फॉर व्हाट? एविडेंस फॉर द बिग बैंग. ये बिग बैंग की एविडेंस है बेसिकली. ये वो शॉकवेव है जो बिग बैंग के वक्त जो बना था, वो आज हम रिसीव कर रहे हैं 2024 में. बिग बैंग कब हुआ? 13.8 बिलियन ईयर्स अगो. उस वक्त जो बैंग हुआ उसका शॉकवेव आज भी रिसीव हो रहा है टू दिस डे. हमने उस शॉकवेव का हर तरफ से रिसीव कर रहे हैं उसको, और उसका हमने एक पूरा मैप बनाया है. दैट इज बेसिकली द ग्लोबल कॉस्मोलॉजिकल, द यूनिवर्सल कॉस्मोलॉजिकल मैप ऑफ द बिग बैंग. बिग बैंग जब हुआ तो कैसा शॉकवेव क्रिएट हुआ था, वो आज हमारे पास मैप की शक्ल में मौजूद है. अब उसी को हम CMBR कहते हैं. बेसिकली ये माइक्रोवेव बैकग्राउंड क्यों कहते हैं इसको मैं बताता हूं अभी. देखिए, ये इसके अलग अलग नाम है. कॉन्सेप्ट समझिए. सो वी हैड दिस गाय बाय द नेम ऑफ आर्नो पेंजियोस. ही वाज अ रेडियो एस्ट्रोनॉमर. तो उसने क्या किया, ये उसका टेलीस्कोप था. उसका टेलीस्कोप था.
तो उसने बेसिकली ही वॉज ऑब्जर्विंग सम स्टार्स एंड गैलेक्सीज, स्टार्स एंड गैलेक्सीज, कुछ गैलेक्सीज को, कुछ स्टार्स को ऑब्जर्व कर रहा था, वहाँ से आने वाली लाइट को ऑब्जर्व कर रहा था। अब यहाँ से तो लाइट आ ही रही थी, लेकिन उसने क्या देखा कि हमें बेसिकली इस टेलीस्कोप में इस स्टार से और गैलेक्सी से लाइट आ रही है। उसके बाद उसने इस टेलीस्कोप को थोड़ा यहाँ की तरफ खींचा जहाँ पर कोई स्टार नहीं था, जहाँ पर कोई स्टार नहीं था, कोई गैलेक्सी नहीं थी। जब कोई स्टार नहीं है, कोई गैलेक्सी नहीं है, तो क्या आप कोई लाइट या कुछ रिसीव करने चाहिए? नहीं, लेकिन हमने तब भी रिसीव किया। अब हमें पता नहीं है कहाँ से आ रहा है, फिर हमने इसको यहाँ की तरफ खींचा, हमने यहाँ से भी रिसीव किया, लेकिन पता नहीं वो कहाँ से आ रहा है, उसका ना वहाँ पे कोई स्टार है ना कोई गैलेक्सी है। फिर यहाँ से देखा, यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से देखा, यहाँ से भी आ रहा है। हर जगह से जहाँ जहाँ से हम इस टेलीस्कोप को घुमाते थे, चारों तरफ से हमें वही लाइट, वही रेडिएशन रिसीव हुई, जिसका सोर्स हमें समझ नहीं आ रहा था कि आ कहाँ से रहा है। टेक्निकली आपका सोर्स क्या है? स्टार्स है ना, और स्टार्स से बने हुए गैलेक्सीज, दैट इज द सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ रेडिएशन। लेकिन बेसिकली यहाँ पर न कोई स्टार न कोई गैलेक्सी, तब भी कंटिन्यूस रिसीव हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि भाई लेट्स सपोज यहाँ पर कोई स्टार है, यहाँ से तो लाइट आ रही है, मगर उसके पीछे से भी लाइट आ रही है, इसके पीछे से भी लाइट आ रही है, इसके पीछे से भी लाइट आ रही है, कंटिन्यूसली हर बैकग्राउंड से लाइट आ रही है। तो इसको बोला गया इट इज अ बैकग्राउंड रेडिएशन। क्या है? बैकग्राउंड रेडिएशन। और ये एक्सीडेंटल डिस्कवरी था इसका, दे वर नॉट लुकिंग फॉर इट, दे वाज फिगरिंग आउट कि भाई किसी स्टार की लाइट कैसी है, बट उसमें उनको बैकग्राउंड रेडिएशन मिला। अब ये बैकग्राउंड रेडिएशन कौन से स्पेक्ट्रम में मिला उनको? मैंने आपको अभी स्पेक्ट्रम पढ़ाया, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट। उनको ये किस में मिला? माइक्रोवेव में। किस में मिला? माइक्रोवेव। इसीलिए क्या बोलेंगे? माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम में मिला, और कायनात के हर जगह से मिला, जहां से भी देख रहे थे। तो क्या बोलेंगे? कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। क्लियर हुआ? अब ये कहां से आ रहा था, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, उसमें लगभग मुझे पौना घंटा लगेगा। पहले आप ये लिखिए, यूरोपियन स्पेस एजेंसीज प्लैंक स्पेसक्राफ्ट, यूरोपियन स्पेस एजेंसीज प्लैंक spacecraft effectively prepared a map of CMBR, effectively prepared a map of CMBR, which is the oldest light of our universe. Oldest light of the universe. With a standard optical telescope, एक नॉर्मल सा टेलीस्कोप, with a standard optical telescope, the background space between stars and galaxies, is almost completely dark, However, a sufficiently advanced radio telescope, detects a faint background glow, GLOW, that is uniform glow, faint background glow that is uniform and is not associated with any star or galaxy. Not associated with any star or galaxy. This glow is strongest
This glow is strongest in the microwave region. In the microwave region. Strongest in the microwave region. समझ आ रहा है क्या लिख रहे हो? Next point. The accidental discovery of CMBR in 1965 was made by American astronomers Arno Penzias and Robert Wilson. Subheading: Formation of CMBR. Formation of CMBR. ये हम कल करेंगे. टाइम इज द फोर्थ डिमेंशन ऑफ द यूनिवर्स. इसको हम फोर्थ डिमेंशन की तरह डिफाइन करते हैं. एग्जाम्पल बताता हूँ आपको. जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी आपने 3 डिमेंशंस ऑक्यूपाई किए हुए हैं. आपने ऑक्यूपाई किया हुआ है थोड़ा सा लेंथ, है ना, थोड़ा सा ब्रेड्थ और थोड़ा सा हाइट. ये तीनों डिमेंशंस में आपने